साहित्य निधि में आज सुनिए हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी करुणा का घर। ये कहानी उनकी पुस्तक प्रतिनिधि कहानियों से ली है। हंसा का सांवला चेहरा बीमार है। बुखार के दिनों के पीलेपन में डूबा हुआ एक युवा चेहरा। करीब ही खिड़की के पास उसका पति खड़ा है। लालटेन के मंद आलोक में मेज की वे सारी चीज़ें चमकती हैं जो लंबी बीमारी के दिनों में मरीज के आसपास जमा हो जाती हैं। गिरजे की घड़ी ने 9 बजने का संकेत दिया है। दूसरी मंजिल के हंसा के कमरे के बाहर अक्टूबर की चांदनी रात से बरसता आलोक, सैर करता हुआ समूचा चांद और तारों से लदा हुआ नीला आकाश है। लगता है बिजली आज रात भी नहीं लौटेगी, उसके पति ने कहा है। अब तुम्हें सोना चाहिए आनंद, हंसा ने कहा। 10 बजे तुम्हारा टेम्परेचर देखना है, आनंद ने कहा। वो मैं देख लूँगी, अब तुम थक गए होगे। बैठा ही तो रहता हूँ तुम्हारे पास। बीमार आदमी के पास बैठने की अलग सी थकान होती है। बचपन में माँ की बीमारी के दिनों में मैं अस्पताल में उनके करीब बैठी बैठी थक जाती थी और जब शाम को भैया आते तो मैं वार्ड छोड़ने के लिए ऐसे फड़फड़ाती थी जैसे वार्ड नहीं स्कूल का कमरा छोड़ रही हूँ। हालांकि भैया को पता है तुम्हारी बीमारी का? मैंने ही नहीं लिखा, सुनेंगे तो भागते चले आएंगे। अब तो ब्रांच मैनेजर हो गए हैं, छुट्टियों की दिक्कत बनी रहती है। तुम चाहो तो उन्हें फ़ोन कर दूँ? आनंद ने पूछा है। बुखार तो उतर ही गया है, कमज़ोरी तो कुछ दिन बनी ही रहेगी। तुम्हारी छुट्टियाँ शुरू होने के पहले ठीक हो गई तो हम दिल्ली चले जाएंगे। तुम पहले ठीक तो हो जाओ फिर सोचेंगे। अब तुम सोने की कोशिश करो। मोमबत्तियाँ और माचिस मेज पर हैं, थर्मामीटर भी वहीं रख दिया है। रात में ज़रूरत पड़े तो उठा लेना। देखना कहीं आवाज़ से प्राची की नींद न खुले। खिड़की का पर्दा हटा देना, हंसा ने कहा है। बाहर सर्दी है, रात भर मैं बंद कर लूँगी। बाहर चांदनी रात है, शरद पूर्णिमा के दिन तो होश ही नहीं था, नहीं तो हम अपनी छत पर सेलिब्रेट करते। सोने के पहले खिड़की बंद करना मत भूलना, आवारा बिल्लियाँ बहुत तंग करती हैं आजकल। प्राची बीच में उठे तो उसे दूध दे देना, आज शाम से ही सो रही है, नहीं तो सामने जाते वक्त पिला जाती थी। तुम भी दूध पी लेना। आनंद अपने कमरे में आ गया है। मोमबत्ती के उजाले में उसकी 4 बरस की लड़की का चेहरा सो रहा है। प्राची को जन्म देने के 2 घंटे बाद ही उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हुई थी। करुणा भी अपने अंतिम दिनों में इसी तरह सोती थी। कभी कभी वो रात में देर से लौटता और करुणा को बिस्तर पर किसी बच्चे की तरह नींद में पाता, अपने जूते खोलते हुए, अपनी कमीज उतारते हुए और अपनी पैंट टांगते हुए उसकी निगाह करुणा के चेहरे के उदास सौंदर्य पर जमी रहती। उन दिनों प्राची उसके भीतर शुरू हो गई थी। एक दिन सुबह उठने पर उसने करुणा से उसकी नींद की हालत का जिक्र किया था और उसने झूठी शिकायत से कहा था, ये तो सरासर असभ्यता है, दूसरों की प्राइवेसी में झांकना। नींद में क्या प्राइवेसी है, और फिर तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम्हें मैं। हर आदमी की नींद उसका प्राइवेट समय होती है, और पत्नी हूँ तो क्या हुआ, मेरी नींद तो मेरी नींद ही रहेगी। एक प्रोफेसर की तरह ये शोभा नहीं देता कि वो। करुणा इस तरह अपने खेल की शुरुआत करती। तुम तो हद कर देती हो, यही हाल रहा तो तुम्हारे साथ रहना संभव हो जाएगा, ये भी कोई बहस का विषय है। इस तरह आनंद का खेल शुरू होता। इसी तरह शुरू होता उनका आत्मीय खेल, बच्चों जैसी शरारतें और नाटकों की नाटकीयता से लबालब दोनों का खेल, जिसे वे बीच बीच में खेला करते थे। बीच बहस में वे अपने मूर्खतापूर्ण तर्कों पर हंसने लगते और मूर्खता की एक सीमा को छूने के बाद उनका खेल खत्म हो जाता। उन दोनों के अपने कुछ खेल और उनके अपने नियम जिन्हें और कोई नहीं समझ पाता था। उन दिनों प्राची की शुरुआत हो रही थी और साथ ही उस यातना की भी जिसे प्राची के साथ ही इस पृथ्वी पर आना था। प्राची नींद में हंस रही है, बचपन के दिनों की मुस्कान जो बचपन के साथ ही खो जाती है। विवाह के शुरुआत के कुछ दिनों तक आनंद शहर से थोड़ी दूर पर स्थित कस्बे के कॉलेज में पढ़ाता था और करुणा शहर के ही एक स्कूल में। उन दिनों आनंद वीकेंड में अपने घर आता था। जब कभी वो आता, उसके बैग में उसकी वे चीज़ें अनुपस्थित होती जिनकी उसे ज़रूरत होती। अक्सर उसे साबुन, टूथब्रश, रुमाल, ब्लेड और पेन के लिए घर में भाग दौड़ करनी पड़ती और अपने भुलक्कड़पन को छिपाने के लिए वो कह देता कि वो चीज़
ट्रेन में गुम हो गई है। कैसे गुम हो जाती हैं तुम्हारी चीज़ें? करुणा चिढ़कर कहती। इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? ऐसी चीज़ें तो कभी भी खरीदी जा सकती हैं। इसी तरह सोचते रहे तो मेरे ना रहने पर किसी दूसरी लड़की को ले आओगे। वो तो तुम्हारे रहते हुए ही सोच रहा हूँ। अब तुम पहले जैसी नहीं रही। मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी आम लड़कियों की तरह। और आनंद अपने झूठे पश्चाताप को खोलने लगता। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। हंसा ठीक ही कहा करती थी कि वो आदमी वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। काश उस समय करुणा अपनी नकली शिकायतों को बाहर लाना शुरू करती। इस तरह उनका खेल शुरू होता था। वे दोनों अक्सर इन खेलों को खेलने की प्रतीक्षा करते रहते। जब कोई एक हार जाता तो उसे शाम की सैर का खर्च देना पड़ता या रविवार के खाने का खर्च उनकी जिम्मेदारी हो जाती। ये खेल उनकी ज़िंदगी से इतने जुड़े थे कि जब अस्पताल के गलियारे में उसे करुणा की आकस्मिक मृत्यु का समाचार मिला तो उसके भीतर गहरी पीड़ा के साथ साथ ये ख्याल भी उठा था कि हो सकता है वो अपना खेल खेल रही हो। परंतु उसका ये पागल संदेह सच नहीं था। उस रात करुणा ने सचमुच ही आनंद की जगह ईश्वर के साथ अपने खेल की शुरुआत की थी। कभी कभी अपने अतीत की अंधी यातना के खंडहर में भटकते हुए आनंद मृत्यु के कुछ घंटों पहले की करुणा को देखता है। उस शाम अपनी प्रसव पीड़ा के बावजूद वो बूढ़ी नर्स के सनकीपन पर मुस्कुराती रही थी। प्राची को जन्म देने के बाद उसकी भोली मुस्कान अब कभी इस पृथ्वी पर नहीं लौटेगी। प्राची बड़ी होती रहेगी, हंसा का बुखार उतर जाएगा, आनंद अपने छात्रों को कामटे और दुखाइम के विचारों को पढ़ाता रहेगा, लेकिन इन सब के बीच वो करुणा नहीं होगी जिसने इस घर को बसाया था, जिसने प्राची को जन्म और आनंद को पुनर्जन्म दिया था। आनंद अपनी अंतिम सांस तक करुणा के साथ बीते दिनों की स्मृतियों के घने वन में भटकता रहेगा। हंसा अपने अवसाद के साथ बूढ़ी होती जाएगी, परंतु ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा जो करुणा को उसके अपने आत्मीय घर में लौटा सकेगा। रात खामोश हो रही है, चांदनी रात से उतरती खामोशी जिसमें अक्टूबर की रात डूब रही है। हंसा के कमरे से किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ के साथ हंसा की आवाज़ आई है और आनंद टॉर्च लिए उसके कमरे में जा रहा है। दोनों कमरे के बीच की जगह अंधेरी है। हंसा के चेहरे पर हल्का सा भय उतरा हुआ है। तुम अभी तक सोए नहीं? हंसा ने पूछा है। मच्छरदानी लगा रहा था तभी। हाँ, बिल्ली थी, आजकल रोज ही आने लगी है। अब तुम सो जाओ, तुम्हें कल कॉलेज जाना है। मैंने छुट्टियां बढ़ा ली हैं। क्यों? अब तो मैं ठीक हूँ। तुम जब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। और मैं हमेशा बीमार रही तो? हंसा के इस वाक्य ने आनंद के भीतर करुणा की याद को जगाया है। करुणा इसी तरह अपने प्रश्नों को बाहर लाती थी। हंसा समझ गई कि आनंद अपने अतीत में लौट गया है और उसका वहाँ लौटना हंसा की अपने पराजय की पीड़ा को गहराता है। अपने अस्तित्व की असफलता का बोध जहाँ से हताशा की अंधी सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। बिजली लौट आई है। ट्यूबलाइट की रोशनी ने हंसा के कमरे की उदासीनता को थोड़ा सा कम किया है। अपनी नीरसता से मुक्त हुए कमरे की मेज पर खड़ी मोमबत्ती एकाएक अनाथ हो गई है। मोमबत्ती के साथ उसकी अपनी उदासी है और हंसा के साथ उसकी अपनी वीरानगी। आनंद उस वीरानगी की छाया को उसके चेहरे पर देख रहा है। मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? बुखार ने तुमको कितना कमज़ोर कर दिया है। पिछले दिनों में तुम्हें मेरी जैसी चिंता हो रही है उससे लगता है कि मैं हमेशा बीमार रहूं। ये तो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं बीमार रहता तो तुम भी। काश तुम ये सब जिम्मेदारी और दया से नहीं, मेरे लिए अपने प्रेम से करते तो मुझे लगता कि मैं उतनी ही। और हंसा का गला भर आया है। देखो, इस तरह रोने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। क्या करूँगी ठीक होने के बाद? बीमारी के दिनों में तुम पास तो आते रहे हो। मुझे लगता तो है कि मुझ में और घर की निर्जीव चीज़ों में अंतर है। क्या करूँगी स्वस्थ होने के बाद? किसे है मेरी ज़रूरत? कौन समझता है मुझे? हंसा रोते हुए अपनी पीड़ा को बाहर ला रही है। अब रोना बंद भी करोगी या रोते रोते और बीमार पड़ना है? इतना सोचती हो इसीलिए ही अपना दुख पहाड़ की तरह तुम्हें लगता है। प्लीज़ अब सोने की कोशिश करो, रात के 12 बज रहे हैं। अपनी अधूरी बातों के साथ आनंद अपने कमरे में आ गया है। हंसा तकिए में अपना चेहरा गड़ाए रो रही है।
गिरजे की घंटियों की आवाज़ें रात की खामोशी को जगा रही हैं। आनंद सोच रहा है कि गिरजे का बूढ़ा पादरी भी इस समय जाग रहा होगा। केरल का वो बूढ़ा पादरी दमे का मरीज है। पादरी के शांत चेहरे की याद ने उसे उस सकरी सड़क पर लौटाया है जहाँ वो पहले करुणा के साथ चहलकदमी किया करता था और अब प्राची के साथ। विवाह के पहले की शामों में करुणा और आनंद अपना समय उस सकरी सड़क से जुड़े हुए पार्क और गिरजे की सीढ़ियों पर बिताते थे। वहाँ से करुणा का हॉस्टल करीब था। आनंद को याद आ रही है वो शाम जब करुणा की प्रतीक्षा करते हुए वो गिरजे की सीढ़ियों पर डॉक्टर जिवागो पढ़ रहा था। गिरजे में शाम की प्रार्थना करने के लिए आते हुए लोग थे। उस शाम करुणा की जगह हंसा आई थी, करुणा की माँ की मृत्यु के समाचार के साथ। वो करुणा के साथ हॉस्टल के कमरे में रहती थी और उसकी एकमात्र सहेली थी। उस शाम कौन जानता था कि करुणा की मृत्यु होगी, प्राची का जन्म होगा और हंसा आनंद के जीवन में उसकी पत्नी बनकर लौटेगी। आनंद नियति के इस खेल के बारे में नहीं, मांडू के उस खंडहर के बारे में सोच रहा है जहाँ उसे पहली बार करुणा की मृत्यु का विचार आया था। उन दिनों वो गर्भवती थी और चढ़ाई चढ़ते हुए उसकी सांस में तकलीफ शुरू हो जाती थी। नींद की जगह हंसा के पास विषाद लौट रहा है। चांदनी रात में फैलता हुआ शोक, अपने प्रेम में पराजित एक स्त्री की व्यथा जो हंसा के करीब अपना घर बसा रही है। हंसा की विडंबना को देखते हुए चांद अपने घर लौट रहा है। लौटते हुए चांद को देखते हुए आनंद अपनी विडंबना को महसूस कर रहा है। प्राची बीच बीच में खांसती है। हंसा अब भी रो रही है। हंसा के कमरे में स्लीपर की आवाज़ें आते ही आनंद उस कमरे में गया है। हंसा की आंखें गीली और लाल हैं। बाथरूम जाना है क्या? तुम सो क्यों नहीं जाते? प्लीज़ मेहरबानी करो, घर मुझे अकेली छोड़ दो, हंसा ने चिढ़कर कहा। तुम समझती क्यों नहीं? ऐसी हालत, कैसी हालत में? क्या मैं मर रही हूँ? मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरा भी ज़रूरत नहीं है। मैं स्वयं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। तुम्हें अपने गिल्ट से बाहर आना है तो। हंसा की आवाज़ टूट रही है। ये क्या हो जाता है तुम्हें? पता है डॉक्टर ने तुम्हारी देखभाल करने को बोला है। क्या तुम्हें मेरी सचमुच इतनी चिंता है? तुम्हें अपने गिल्ट से बाहर आने में मैं थोड़ी भी मदद नहीं करूँगी। मुझे तुम्हारी हिपोक्रेसी, तुम्हारे झूठ, तुम्हारे इमोशनल ड्रामों से बहुत तकलीफ़ होती रही है। अब मेरी सहनशीलता की सीमा टूट गई है। हंसा रोते रोते अपने को अभिव्यक्त कर रही है। देखो, तुम्हारा इस तरह टेंस हो जाना तुम्हारी जान के लिए खतरा बन सकता है। प्लीज़ हंसा, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। क्या तुम्हारे दुख से मुझे तकलीफ़ नहीं होती है? क्या मैं जानबूझकर तुम्हें सता रहा हूँ? आनंद की आवाज़ भी टूट रही है। वे दोनों अपने अपने कमरों और अपनी अपनी पीड़ा के प्रदेश में लौट गए हैं। अपने बिस्तर पर लेटे हुए आनंद सोच रहा है कि इस वक्त करुणा अपने आसमान के घर की खिड़की से अपने ज़मीन के घर में झांक रही होगी। इस रात की, इस घर की व्यथा को देखकर उसने कुछ दिनों के लिए इस घर में लौटने के लिए ईश्वर से सलाह मशवरा किया होगा। अपनी नींद और थकान के बीच खड़े हुए ईश्वर ने उसे नियति के खेल पर अपना पुराना प्रवचन दिया होगा और अंत में उसकी पीठ थपथपाने के बाद अपने कमरे में चला गया होगा। ईश्वर के हाथ के स्पर्श से उसे आनंद की याद आई होगी और वो ईश्वर के घर के आंगन में बैठी आनंद के साथ बीते दिनों की याद कर रही होगी। अपने स्वप्न के साथ आनंद नींद की नीली नदी में उतर रहा है। नींद की उस आदिम नदी में जिसकी आदिम गहराइयों में उसकी पीड़ा रात भर के लिए डूब जाएगी। तब ना उसके साथ अपने वर्तमान की दयनीयता होगी और ना भविष्य के यातना का विचार। नींद में उसकी व्यथा उससे बाहर निकलकर कहीं और सैर करती रहेगी, आसमान के उस घुमक्कड़ चांद की तरह जो अक्टूबर की सर्दियों में सैर कर रहा है। आनंद का घर रात की खामोशी में डूब रहा है। घुमक्कड़ चांद की रोशनी में रात की देह चमक रही है। अभी आप सुन रहे थे लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी करुणा का घर।